प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल और सिंपल प्रेजेंट, तीनों नाम एक ही टेंस को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि यह इंडेफिनिट क्यों है, इसे इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है। Why is it indefinite? When the work or its extent seems indefinite or uncertain, then it is indefinite. जब कार्य और उसकी लंबाई अनिश्चित हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है। अर्थात जब कार्य का समय अनिश्चित हो, निश्चित ना हो, कार्य कौन से समय में घटित हुआ है यह बात निश्चित ना हो तो उसे इंडेफिनिट कहा जाता है। चलिए एक उदाहरण की सहायता से इसे स्पष्ट करते हैं। उदाहरण है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। क्या यह वाक्य प्रेजेंट टाइम ही दिखाता है? बिल्कुल नहीं। यह वाक्य तीनों समय के लिए सत्य और प्रभावी है। यह केवल प्रेजेंट तक सीमित नहीं है, इसका टाइम अनसर्टेन है, इसे इसलिए इंडेफिनिट कहा जाता है। क्या पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाने का कार्य केवल वर्तमान में ही करती है? क्या पास्ट में कल नहीं करती थी? क्या आगे नहीं करेगी? तो इसका टाइम अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है, इसलिए इसे इंडेफिनिट कहा जाता है। चलिए कुछ और उदाहरणों की बात करते हैं। मैं अखबार पढ़ता हूँ, आई रीड द न्यूज़पेपर। क्या अखबार पढ़ने का कार्य केवल वर्तमान में होता है, कल नहीं हुआ या आगे नहीं होगा? यह कार्य पास्ट में भी घटित हुआ था, इसलिए तो मैंने कहा है कि मैं अखबार पढ़ता हूँ। यह एक रूटीन है और यह निश्चित रूप से आगे भी होगा। चलिए कुछ और उदाहरणों की बात करते हैं। वह मंदिर जाती है, इस वाक्य को हम किस परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं? इसका मतलब उसका ये रूटीन है, वो कल भी जाती थी, आज भी जाती है और कल भी जाएगी। चलिए एक उदाहरण की और बात करते हैं। डेथ नॉक्स एट एवरी डोर, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु होती है। इस वाक्य का जो टाइम है, क्या वह प्रेजेंट है? क्या पास्ट में लोग नहीं मरते थे? क्या फ्यूचर में लोग नहीं मरेंगे? ये अनिश्चित है, इसलिए इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि इसे सिंपल नाम क्यों दिया गया है। इसे प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है चलिए जानते हैं। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज डिक्शनरी के अनुसार सिंपल का मीनिंग है इजी टू अंडरस्टैंड, डू और यूज़, नॉट डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड, अर्थात जो समझने, करने या प्रयोग करने में आसान है, कठिन या जटिल नहीं है, क्योंकि बिना किसी ऑक्सिलरी वर्ब के ही इसे बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम बात करें आई सी, आई प्ले, आई अग्री। सिंपल को छोड़कर बाकी के सभी टेंसेस में दो वर्ब्स प्रयुक्त होती हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी मेन वर्ब। कॉन्टिन्यूस की बात करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज, आर, एम ऑक्सिलरी वर्ब होती है, मेन वर्ब आईएनजी होती है। पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो वॉज वर्ब और वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज होती है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करें तो विल बी, शैल बी और वर्ब आईएनजी होती है। परफेक्ट की बात करें तो हैज़, हैव और हैड ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो हैज़ बीन, हैव बीन होती हैं। तो सिंपल के अलावा कोई ऐसा और टेंस नहीं है जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज ना होती हो। एक सिंपल में ही ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसे सिंपल कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं और जानते हैं इस टेंस का प्रयोग किन किन स्थानों पे हमें करना चाहिए। नंबर 1, हैबिचुअल एक्शंस, अर्थात आदत संबंधी कार्य। चलिए कुछ उदाहरणों की बात करते हैं। पहला है आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे, मैं प्रतिदिन टहलने जाता हूँ, अर्थात यह मेरी प्रतिदिन की आदत है। आई टेक कॉफ़ी ट्वाइस अ डे, मैं दिन में 2 बार कॉफ़ी पीता हूँ, यह मेरी आदत है। ही स्मोक सिगरेट, वह सिगरेट पीता है, उसे सिगरेट पीने की आदत है। आई गेट अप एट 5 AM एवरी डे, मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे जाग जाता हूँ। ही टेक्स टी विदाउट शुगर, उसे बिना चीनी के चाय पीने की आदत है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा प्रयोग है
फॉर रेगुलर एक्शंस, ऐसे क्रियाकलाप जो नियमित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू ऑफिस एट 9 AM, मैं 9 बजे ऑफिस जाता हूँ। ही कम्स हेयर डेली, वह यहाँ प्रतिदिन आता है। वी वर्क 8 hours अ डे, हम प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। आई अराइव होम एट 5 PM, मैं 5 बजे घर पहुँचता हूँ। माई फादर गिव्स मी 100 रुपीज़ एवरी डे, मेरे पिताजी मुझे प्रतिदिन 100 रुपीज़ देते हैं। उपरोक्त सभी वाक्य नियमित क्रियाकलापों को दर्शाते हैं जो एक्शंस प्रतिदिन होते हैं, रूटीन से होते हैं, उन्हें ये दर्शाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का तीसरा प्रयोग है इर्रेगुलर एक्शंस, अर्थात अनियमित कार्य। देयर आर सम एक्शंस दैट वी डोंट एक्ट आउट रेगुलरली बट वी मस्ट डू देम वीकली और मंथली और ईयरली और क्वार्टरली, अर्थात ऐसे कार्य जिन्हें हम नियमित रूप से नहीं करते हैं लेकिन हम उन्हें सामान्यतः साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक रूप से करते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। आई यूजुअली मीट माई फ्रेंड्स ऑन संडेज, मैं सामान्यतः अपने मित्रों से रविवार को मिलता हूँ। ही गोज फॉर ए हेयर कट वंस इन अ मंथ, वह महीने में एक बार बाल कटवाने जाता है। वी पे GST क्वार्टरली, हम 4 माह में GST पे करते हैं। चौथा है आई रेयरली गो टू बैंक फॉर कैश विड्रॉल, मैं मुश्किल से ही कभी कभार पैसा निकालने के लिए बैंक जाता हूँ। वी गो टू द सिनेमा एवरी वीकेंड, हम सप्ताह के अंत में सिनेमा जाते हैं। उपरोक्त सभी वाक्यों में इर्रेगुलर एक्शंस को दर्शाया गया है जो प्रतिदिन नहीं होते लेकिन सामान्यतः होते हैं। चलिए अब बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ और जनरल फैक्ट्स की। ए फैक्ट इज ए स्टेटमेंट दैट इज रियल और ट्रू, अर्थात ऐसे कथन जो हर स्थिति में सच हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। पहला उदाहरण है द सन राइजेज इन द ईस्ट, अर्थात सूर्य पूरब से उगता है। यह एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, पहले भी ऐसा होता था, आज भी होता है, आगे भी होता रहेगा। दूसरा उदाहरण है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तीसरा उदाहरण है द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में छिपता है। चौथा उदाहरण है लाइट्स ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, प्रकाश ध्वनि की अपेक्षा अधिक तेज यात्रा करता है। पांचवा उदाहरण है डेथ नॉक्स एट एवरी डोर, मृत्यु प्रत्येक व्यक्ति को आती है। उपरोक्त सभी उदाहरण सार्वभौमिक सत्य पर आधारित हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पांचवा प्रयोग है साइंटिफिक फैक्ट्स, ऐसे तथ्य जो विज्ञान के द्वारा बताए गए हैं और वे सत्य हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर, चीनी पानी में घुल जाती है, घुलनशील है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है या गर्म होता है। शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन केरोसिन, चीनी मिट्टी के तेल में नहीं घुलती है। हीलियम वर्क्स अगेंस्ट ग्रेविटी, हीलियम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करती है। अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट, पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के 6वें पॉइंट के बारे में। टू एक्सप्रेस ए फ्यूचर इवेंट दैट इज पार्ट ऑफ ए फिक्स्ड टाइम टेबल और फिक्स्ड प्रोग्राम, निकट भविष्य की किसी घटना को व्यक्त करने के लिए जो निश्चित टाइम टेबल या कार्यक्रम का हिस्सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock, मैच 9 बजे प्रारंभ होगा। द ट्रेन लीव्स एट 5:30, अर्थात ट्रेन 5:30 बजे निकलेगी। तीसरा उदाहरण है ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने चेन्नई जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। माई फ्रेंड रिटर्न टुमारो, मेरा मित्र कल लौटेगा। उपरोक्त सभी उदाहरणों में फ्यूचर का टाइम है, भविष्य में घटनाएं होनी है जो किसी शेड्यूल का हिस्सा है, फिक्स्ड प्रोग्राम का हिस्सा है। इन वाक्यों को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत बनाया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं परमानेंट एक्शंस की।
ऐसे कार्य जो स्थायी हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखा जाता है। उदाहरण के लिए वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं, स्थायी रूप से हम भारत में रह रहे हैं। दूसरा है द ताज स्टैंड्स इन आगरा, ताजमहल आगरा में स्थित है। तीसरा उदाहरण है द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। चौथा उदाहरण है ए मैंगो ट्री स्टैंड्स इन माई स्कूल, मेरे विद्यालय में एक आम का पेड़ खड़ा हुआ है। पांचवा है द मून गोज राउंड द अर्थ, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। उपरोक्त सभी उदाहरण किसी परमानेंट एक्शन को दर्शाते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगले प्रयोग के बारे में। वी कैन ऑल्सो यूज द प्रेजेंट सिंपल फॉर शॉर्ट एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ, द एक्शन आर सो शॉर्ट दैट दे आर फिनिश्ड ऑलमोस्ट एज सुन एज यू हैव सेड द सेंटेंस। अर्थात ऐसे शॉर्ट एक्शंस, ऐसे छोटे कार्य जो बोलते समय चल रहे हैं लेकिन जैसे ही आपने उन्हें बोला है वो उसी समय समाप्त हो गए हैं। चलिए कुछ उदाहरणों की बात करते हैं। पहला उदाहरण है हियर कम्स द बस, लो बस आ गई। इस उदाहरण में जैसे ही वाक्य बोला गया है उस समय वह एक्शन समाप्त हो चुका है। अगले उदाहरण की बात करते हैं देयर सी गोज, लो वह चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने बोला है उस समय वह एक्शन समाप्त हो चुका है। कमेंट्री में प्रयुक्त किए जाने वाले कुछ वाक्य, सचिन हिट से 6, सचिन ने 6 लगाया। इस समय जैसे ही वाक्य बोला गया है तब तक एक्शन समाप्त हो चुका है। ही टेक्स द बॉल, उसने बॉल ली। तेंदुलकर हिट्स द बॉल, तेंदुलकर ने बॉल को हिट किया। उपरोक्त सभी वाक्य जैसे ही बोले गए हैं वैसे ही वे समाप्त हो चुके हैं। इसी कारण से इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगला प्रयोग है फ्रीक्वेंसी। ऐसे एडवर्ब्स, ऐसे वर्ड जो फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति को दर्शाते हैं, उन्हें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत प्रयुक्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शी ऑलवेज हेल्प्स मी, वह सदैव मेरी सहायता करती है। आई नेवर टेल अ लाई। शी ऑफन कम्स लेट, वह अक्सर देर से आती है। ही समटाइम्स कॉल्स मी, वह मुझे कभी कभी बुलाता है। माई फादर सेल्डम वॉचेस टीवी एट नाइट, मेरे पिताजी रात को कभी कभार ही टीवी देखते हैं। प्रोक्त सभी सेंटेंस एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड हैं। चलिए ग्राफ की सहायता से एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। पहला होता है ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स 100%, कोई कार्य 100% होता है। दूसरे नंबर पे है यूजुअली। यूजुअली इंडिकेट करता है 90% को, सामान्यतः। तीसरा है जनरली। जनरली 80% को इंडिकेट करता है। इसके बाद है ऑफन। ऑफन इंडिकेट करता है 70% चांसेस को। इसके बाद आता है समटाइम्स। समटाइम्स इंडिकेट करता है 50% को। इसके बाद होता है ओकेजनली। ओकेजनली भी होता है कभी कभी, लेकिन ये इंडिकेट करता है 30% को। उसके बाद होगा सेल्डम, जिसका अर्थ होता है कभी कभार, ना के बराबर, जो कि इंडिकेट करता है 15% को। इसके बाद होता है रेयरली, कभी कभार, मुश्किल से ही, ये इंडिकेट करता है 5% को। और लास्ट में है नेवर, जो कि इंडिकेट करता है 0% को। जिन वाक्यों में एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग होता है जनरली वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगला प्रयोग है पास्ट इंडेफिनिट के सब्स्टिट्यूट के रूप में। जब हमें कोई कहानी बतानी हो तो पास्ट इंडेफिनिट के स्थान पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल राम किल्स रावण, राम ने रावण को मारा। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर इन्वेड्स इंडिया, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। चलिए अब जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस तरीके से फॉर्म किया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ा जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट यदि प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, एस या ईएस नहीं लगाते हैं।
ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डज नॉट का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट यदि प्लूरल होता है तो उसके साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। यदि नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं अर्थात नेवर का प्रयोग होता है तो वाक्य का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस नेवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस जोड़ा जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट यदि प्लूरल होता है तो नेवर के साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। चलिए अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनका जवाब हाँ और ना से दिया जा सकता है, उन वाक्यों का स्ट्रक्चर होता है डू या डज। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो डू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस डबल इंटेरोगेटिव है अर्थात उसका जवाब हाँ या ना से नहीं दिया जा सकता है, जिसमें एक WH वर्ड का प्रयोग होता है, तो सबसे पहले उसके लिए हम WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज, सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो डू। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। चलिए अब बात करते हैं यदि वाक्य में कौन ही कर्ता का कार्य करता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले कौन के लिए हु का प्रयोग करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। चलिए इस पे आधारित कुछ उदाहरणों की बात करते हैं। राहुल चाय पीता है, राहुल टेक्स टी। वे चाय पीते हैं, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दे टेक टी, यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। राहुल चाय नहीं पीता है, राहुल डज नॉट टेक टी। वे चाय नहीं पीते हैं, दे डू नॉट टेक टी। राहुल कभी चाय नहीं पीता है, राहुल नेवर टेक्स टी। वे कभी चाय नहीं पीते हैं, दे नेवर टेक टी। क्या राहुल चाय पीता है? डज राहुल टेक टी, क्या वे चाय पीते हैं? डू दे टेक टी। राहुल चाय कब पीता है? When does राहुल टेक टी। वे चाय कब पीते हैं? When do they take tea। यदि वाक्य का सब्जेक्ट कौन हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कौन रहता है, तो सबसे पहले हु, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। उदाहरण के लिए यहाँ कौन रहता है, हु लिव्स हियर। तुम्हें गणित कौन पढ़ाता है, हु टीच यू मैथ्स। चलिए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों की बात करते हैं। कितने लड़के वहाँ खेलते हैं, हाउ मैनी बॉयज़ प्ले देयर। यहाँ रिलेटेड नाउन ही सब्जेक्ट है इसलिए डू या डज का प्रयोग नहीं होगा। और यदि सब्जेक्ट रिलेटेड नाउन से अलग होता है तो फॉर एग्जाम्पल तुम एक महीने में कितनी किताबें पढ़ते हो, हाउ मैनी बुक्स डू यू रीड इन ए मंथ। तो सब्जेक्ट अलग होगा, उससे पहले डू या डज का प्रयोग करना होगा। चलिए इस वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण पहलू की और बात करते हैं। यदि वाक्य में किसी एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल बनाने के लिए टू बी वर्ब अर्थात एज आर एम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन किताबें इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिस्सा नहीं मानती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का हिस्सा होते हैं। इसका प्रयोग तब करते हैं जब वाक्य में एक्शन वर्ब नहीं होती है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। वह अंधेरे से डरती है। इस वाक्य को दो प्रकार से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जा सकता है, शी इज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस या शी फियर्स ऑफ डार्कनेस। अब पहले वाक्य में अफ्रेड एक एडजेक्टिव है जबकि फियर एक वर्ब है। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। वाक्य है वह मुझसे जलता है। इस वाक्य को दो प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं,
ही एनबीज मी, ही एनबियस ऑफ मी या ही इज जेलस ऑफ मी। यहाँ एनबी वर्ब है जो कि वर्ब के पैटर्न के अनुसार हमने ईएस लगा के उसे प्रयुक्त किया है, जबकि एनबियस और जेलस यहाँ एडजेक्टिव हैं, इसलिए बी वर्ब का प्रयोग हुआ है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। सूर्य गर्म होता है, द सन इज हॉट। हॉट यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसलिए बी वर्ब का प्रयोग हुआ है। पृथ्वी गोल होती है, द अर्थ इज राउंड। यहाँ पे राउंड एक एडजेक्टिव है, इसलिए बी वर्ब का प्रयोग हुआ है। शहद मीठा होता है, हनी इज स्वीट। शहद का स्वाद मीठा होता है, हनी टेस्ट स्वीट। अब पहले वाक्य में स्वीट एक एडजेक्टिव है, जबकि दूसरे वाक्य में टेस्ट एक वर्ब है। इस वीडियो के अंतर्गत आपको कुछ चीज़ें अटपटी लग सकती हैं, लेकिन वे सत्य और वेल रिसर्च्ड हैं। आप इनकी भली भांति जांच कर सकते हैं। मैंने यथासंभव इस टेंस को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। यदि आपको यह वीडियो यूज़फुल लगता है तो कृपया लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।